बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन। ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन: अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन, अ चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी काजेज अ प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस लेवल और इनकम और बोथ। अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन ये था कि जब हमारी मनी सप्लाई चेंज होती है तो देन प्रोपोर्शन चेंज होता है प्राइस लेवल में। जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारा प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा। और इसका प्रोपोर्शन चेंज किसके साथ होता है? इनकम के साथ, और कभी कभी दोनों के साथ होता है, बोथ। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन ये था कि जब हमारी मनी सप्लाई चेंज होती है देन उसकी वजह से हमारी प्राइस चेंज होती है। कभी प्राइस चेंज होती है, कभी कभी इनकम चेंज हो जाती है। कभी तो ऐसा होता है इनकम और प्राइस दोनों चेंज हो जाता है। देन हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन, अ चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी काजेज अ प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस लेवल और इनकम और बोथ। देन आता है अगर इन शॉर्ट रन पे, यानी कि हमारी सप्लाई अगर शॉर्ट रन में चेंज हो तो क्या होता है? इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेट एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, if increase in supply of money will rise output and employment with a rise in total expenditure। इन शॉर्ट रन में क्या होगा कि अगर हमारी इकॉनमी ऑपरेट कर रही हो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि हमारी इकॉनमी में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, देन अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो हमारी आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी, और आउटपुट के इंक्रीज होने की वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। देन मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या होगा? हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। यह मनी सप्लाई के चेंज होने से हमारी आउटपुट कैसे इंक्रीज होगी? यानी कि लोगों के पास जब ज़्यादा मनी होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगी। ज़्यादा गुड्स की डिमांड पूरा करने के लिए जो प्रोड्यूसर होता है उन्हें ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो देन क्या हो जाएगा? हमारी इकॉनमी में आउटपुट राइज हो जाएगा। आउटपुट राइज होने की वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगी? जब हमें ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करनी होती है तो हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ लोगों को हायर करते हैं। देन हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। और हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कब कैसे इंक्रीज होते हैं? जब लोगों के पास ज़्यादा कुछ पैसे होंगे, मनी सप्लाई ज़्यादा होंगी, तो देन वो खर्च भी ज़्यादा करेंगे। देन हमारा क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। सिंपली ये है कि अगर हमारी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो, देन अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो क्या होता है? आउटपुट भी इंक्रीज हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाती है। अब इसको डिफाइन करते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली ये है, इसके जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, और वर्टिकल एक्सिस पे है इनकम। और जो एम है ये मनी सप्लाई को और मनी डिमांड को शो कर रहा है, और जो वाई है वो इनकम को शो कर रहा है। एस और S1 क्या है? सप्लाई, एंड MD क्या है? मनी डिमांड। एस पे एंड वाई पे ये है इक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो मनी डिमांड सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ E, देन हमारा मनी होगी M और हमारी इनकम होगी Y। अगर हमारी इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, S1 से S से S1 पे शिफ्ट हो जाए, देन हमारी मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? M से M1 पे हो जाएगी, और हमारी जो होगी इनकम वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन: MD क्या है? डिमांड फॉर मनी कर्व विच रिलेट विद इनकम, यानी कि MD किसको शो कर रहा है? डिमांड फॉर मनी को, जो कि रिलेट है इनकम के साथ। मनी सप्लाई क्या है? MS क्या है? मनी सप्लाई कर्व विच परफेक्टली इनलास्टिक टू चेंज इन इनकम, यानी कि जो हमारा मनी सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इनलास्टिक है। ये क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे है ना, वर्टिकल है ये ग्राफ जो सप्लाई का है। ये मनी क्या कहते हैं, इनकम के चेंज होने से इनमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ये इसलिए परफेक्टली इनलास्टिक है। E क्या हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एंड OV इज इक्विलिब्रियम लेवल।
इफ मनी सप्लाई राइज द मनी MS यानी कि मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट टू M1 एंड S1। यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो जो मनी सप्लाई का कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, M1 और S1। देन ये लास्ट पे पॉइंट लिखा हुआ है, द डिमांड फॉर मनी एज्यूम टू डिपेंड ऑन एसेट्स प्राइस और रिलेटिव रिटर्न एंड वेल्थ और इनकम। यानी कि जो हमारी होती है डिमांड फॉर मनी किस किस पे डिपेंड करती है, हमारे एसेट प्राइस पे, रिलेटिव रिटर्न पे, वेल्थ और इनकम पे। हम गुड्स की उतनी डिमांड करेंगे जितनी हमारे पास इनकम होगी, वेल्थ और इनकम, जितना हमारे पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए उनकी कोई ना कोई प्राइस होगी ना, प्राइस पे डिपेंड करती है, और रिलेटिव रिटर्न यानी कि हमें उससे कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है। देन आता है कि एज अ रिज़ल्ट उसका रिज़ल्ट क्या है, इस ग्राफ का रिजल्ट क्या है कि मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर मनी विच राइज टोटल एक्सपेंडिचर। यही पीछे वाला पॉइंट कि अगर हमारी मनी सप्लाई ज़्यादा हो मनी डिमांड फॉर मनी से तो क्या होता है, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उनकी डिमांड से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। देन इस्टब्लिश न्यू इक्विलिब्रियम एट E1। ये देखिए यहाँ पे E1 S1 पे E1 कट कर रहे हैं ना MD, वो कट को क्या है E1 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी कि अगर हमारे पास मनी सप्लाई ज़्यादा और डिमांड फॉर मनी से, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट न्यू एस्टेब्लिश हो जाएगा E1 एंड इनकम राइज OY टू OY1। और क्या कहा है, इनकम और प्राइस चेंज ड्यू टू मनी सप्लाई चेंज, यानी कि हमारी इनकम और प्राइस क्यों चेंज होती है, मनी सप्लाई के चेंज होने की वजह से। ये हमने पढ़ा है मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन। अब मनी सप्लाई पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कनीजियन। कनीजियन ने मनी सप्लाई के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द कॉमन व्यू इज एसोसिएट विद द ट्रेडिशनल एंड कनीजियन थिंक विच स्ट्रिक्टली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि इन्होंने क्या व्यू दिया है मनी सप्लाई में कि अब मनी क्या करते हैं, हम इजीली उसको किसी भी गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका यही है। कनीजिया ने 3 डिफरेंस व्यू दिए थे इनकम को मेजर करने के लिए, M1 M2 एंड M3। सबसे पहले हम M1 को डिस्कस करते हैं। M1 क्या है, मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। यानी कि हमारा M1 सिंपली क्या है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। ये नीचे लिखा हुआ M1 इक्वल टू C प्लस DD। C क्या है, करेंसी, DD क्या है, डिमांड डिपॉजिट। करेंसी वो होती है जैसे हमारे पाकिस्तान में यूज़ होती है कॉइन, क्या कहते हैं, कॉइन्स एंड नोट, उसको करेंसी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट यहाँ पे न्यू टर्म यूज़ हुई है। डिमांड डिपॉजिट क्या है, नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेविंग एंड करंट अकाउंट ऑफ डिपॉजिट इन ए कमर्शियल बैंक इट्स कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। यानी कि हम सेविंग और करंट अकाउंट जो भी बनाते हैं कमर्शियल बैंक में उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। करंट अकाउंट सिंपली किसे कहते हैं, करंट अकाउंट उसे कहते हैं कि वो जो जिन अकाउंट से हम 24 घंटे में किसी भी वक्त को भी मनी निकाल सकें उसे कहते हैं करंट अकाउंट। यानी कि उसमें टाइम लिमिट नहीं होती कि आप इतने मंथ के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं, उनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जब हमें डिमांड होती है तो हम डिमांड के अकॉर्डिंग उस अकाउंट में से करेंसी बाहर निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। देन आते हैं M2 पे। M2 ये सिंपली मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी हेडेड बाय फ्राइडमैन। फ्राइडमैन ने भी इसको तहरीर किया था। इसके M2 क्या है, C प्लस DD प्लस DD। C क्या है, करेंसी, DD क्या है, डिमांड डिपॉजिट। ये मैंने पीछे डिफाइन कर दिया कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, कि जब हमें करेंसी की ज़रूरत होती है तो हम अकाउंट में से निकाल सकते हैं। इधर भी एक न्यू टर्म यूज़ हुई है TD, यानी कि टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, दे आर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ कस्टमर इन कमर्शियल बैंक कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। यानी कि जो कस्टमर होते हैं वो एक टाइम के लिए फिक्स अपने डिपॉजिट फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं कि इतने मंथ के बाद ही हम
अपनी अमाउंट को निकालेंगे, उसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं। टाइम डिपॉजिट हम सिंपली क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए और इंटरेस्ट रेट अर्न करने के लिए। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि एक पर्सन है, उसने 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है 6 मंथ के लिए, देन क्या होगी, कमर्शियल बैंक वो 6 लाख को आगे एज अ लोन दे देगी। जब लोन देगी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट अर्न करेगी। जब वो इंटरेस्ट रेट अर्न करेगी तो उसका कुछ परसेंट अपने पास रख लेगी और कुछ परसेंट उस शख्स को देगी जो 6 लाख का मालिक होगा, जैसे जिसने 6 लाख डिपॉजिट किए होंगे। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि हम अगर हमें ज़रूरत भी हो तो हम वो पैसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमने फिक्स किया होता है कि हमने 6 मंथ के बाद ही निकालना है। उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट। सो सिंपली क्या है, M2 क्या है, C प्लस DD प्लस TD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। देन आते हैं M3 पर। M3 क्या है, द इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ मनी M2 प्लस डिपॉजिट ऑफ सेविंग बैंक, बिल्डिंग सिक्योरिटीज, लोन एसोसिएट एंड डिपॉजिट ऑफ अदर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। M3 सिंपली क्या है, इसमें जो M2 है वो भी इंक्लूड है, प्लस क्या है, डिपॉजिट ऑफ सेविंग बैंक, बिल्डिंग सिक्योरिटीज, लोन एसोसिएशन एंड डिपॉजिट ऑफ अदर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि M3 में ऑल थिंग्स आ जाती है। जो भी हम डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक में, जो भी बिल्डिंग सिक्योरिटीज़ लेते हैं, लोन एसोसिएट करते हैं एंड डिपॉजिट ऑफ अदर क्रेडिट करते हैं, कहीं और पे डिपॉजिट कर देते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी अर्न करते हैं उसे M3 कहते हैं। Thank you so much. Please subscribe my channel and press the bell icon for information my new video. Thank you so much.